बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज अहम टॉपिक इस हवाले से है कि वाई द रिच डोंट पे टैक्सेस इन पाकिस्तान। टैक्स की जो थ्योरी है ये तो कहती है कि अमीर आदमी टैक्स पे करे, लेकिन पाकिस्तान में अमीर आदमी क्यों टैक्स पे नहीं करता, ये एक क्वेश्चन है कि क्यों नहीं पे करता। इसके लिए मैंने स्ट्रक्चरल फेलियर क्या है उस पर आज बात करूंगा। अलीट कैप्चर्स द परफॉर्मा एजेंडा, अलीट ने जो कैप्चर किया हुआ है पाकिस्तान को, इसकी इकॉनमी को, इसके लॉ मेकर्स को, वो क्या है वो आपसे बात की जाएगी। फिर इसके बाद ये जो बनाया गया है ये पब्लिक की अवेयरनेस के लिए बनाया गया है ताकि पब्लिक को भी अवेयरनेस आए और फिर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक भी मेरी बात पहुंचे। उन तक मेरी बात पहुंचेगी तो उम्मीद है कि वो इसमें कुछ बेहतरी के आसार होंगे, इसमें बेहतरी लाई जाएगी। तो अगर हम बात करें इसकी एग्जैक्टिव समरी की, वो क्या है कि पाकिस्तान टैक्स सिस्टम डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन द पुअर एंड मिडिल क्लास, के ज़्यादातर जो टैक्स बर्डन है ये पुअर और मिडिल क्लास के ऊपर है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस लिए जाते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस पे फोकस कम है, डायरेक्ट टैक्सेस का प्रपोर्शन कम है, इसलिए इस क्लास पे ज़्यादा है। वेल्दी एलीट्स रिमेन लार्जली अनटैक्स्ड ड्यू टू द एग्जेम्पशन एंड वीक इन्फोर्समेंट। क्यों वेल्दी पीपल्स इससे बचे रहते हैं? दो चीज़ें उसके लिए हैं। एक तो ये है कि टैक्स एग्जेम्पशंस कुछ इस तरह से दी गई हैं जो कि एलीट क्लास जो है उससे एंजॉय करती है, और दूसरा ये है कि एलीट के लिए लॉ कमज़ोर होता है और इन्फोर्समेंट उसकी हो नहीं सकती, तो इसलिए मिडिल क्लास और पुअर पीपल्स जो हैं वो उस जंगल में आते हैं और वो पहनते हैं। इसी तरह सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ रिक्वायर्ड टैक्सिंग वेल्दी प्रॉपर्टीज़ एंड हायर इनकम सेक्टर। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम सस्टेनेबल रहे, पाकिस्तान की ग्रोथ सस्टेनेबल रहे, तो फिर हमें क्या होगा कि वेल्थ पे टैक्स लगाना होगा, वेल्दी पीपल्स पे टैक्स लगाना होगा, और हाई इनकम सेक्टर्स जो हैं उन पे टैक्स लगाना होगा। ये तो है इसकी समरी जो मैंने बात की। तो अब कौन सी कोर प्रॉब्लम्स क्या है जब हम रिसर्च करते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है कि हमें ये रिसर्च करनी पड़ी। अब प्रॉब्लम्स इसकी ये है कि पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो इन द रीजन। जो हमारा पूरा रीजन है उसमें सबसे कम जो है पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी रेशो है। हालांकि पाकिस्तान के पास आपको पता है हर तरह के रिसोर्सेज हैं, इसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, इसके पास समंदर है, इसके पास एग्रीकल्चर लैंड है, हर चीज़ होने के बावजूद फिर भी हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो पूरे रीजन से कम है। और स्मॉल एलीट कंट्रोल लार्ज वेल्थ, जो एलीट स्मॉल है उसके पास वेल्थ तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन कंट्रीब्यूट लिटिल इन द डायरेक्ट टैक्सेस। जैसे कि मैं अक्सर आपको बताता होता हूँ, जो अमीर लोग हैं वो कम टैक्स देते हैं और जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा टैक्स देते हैं, तो क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में वो लिया जाता है। तो इसलिए ये जो लार्ज वेल्थ वाले हैं वो टैक्स कम कंट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में, लेकिन उनके पास वेल्थ ज़्यादा है। और इसी तरह द बर्डन शिफ्ट टू सैलरीड एंड मिडिल क्लास ग्रुप्स, मिडिल इनकम ग्रुप्स की तरफ क्यों हो जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो सैलरी क्लास है इस पे तो वो रेट्स का बस थोड़ा रद्दोबदल करना होता है, और पॉलिसी मेकर जो होते हैं वो लो हैंगिंग फ्रूट लेने के लिए बस सैलरी का ये स्लैब बढ़ाएं, वो तो एक जंगल में है ना, तो उनसे आराम से टैक्स का वो जितना डेफिसिट हो रहा है वो पूरा हो जाता है, तो इसलिए वो उनसे ज़्यादा लिया जाता है। और मिडिल इनकम ग्रुप जो है कंजम्पशन बेस्ड है, उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। ये बेसिकली हमारी प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे ये रिसर्च करनी पड़ी, और फिर मैंने जब देखा कि पाकिस्तान का जो टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से स्ट्रक्चर है कलेक्शन का, तो इसमें मैंने ये देखा कि हैवी रिलायंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें सेल्स टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है और कस्टम्स है, इन पे ज़्यादा रिलायंस है बजाय इसके कि डायरेक्ट टैक्स पे होता जो टैक्स की थ्योरीज के मुताबिक था। दूसरा ये है कि डायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द स्मॉलर शेयर ऑफ द टोटल रेवेन्यू,
जितना रेवेन्यू टोटल इकट्ठा होता है उसमें डायरेक्ट टैक्स का बहुत कम शेयर है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का ज़्यादा शेयर है, वो ज़्यादा होती है। तो एक ये चीज़ है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस हर्टेड द पुअर मोर देन द रिच पीपल। तो पुअर पीपल जो है उससे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से महंगाई होती है। फिर उसमें एक तो गवर्नमेंट को जो टैक्सेस जाने हैं उसकी वजह से पुअर पीपल पे बर्डन पड़ता है, और जो इस तरह से टैक्स एविजन होती है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर्स वो गवर्नमेंट के नाम पे इकट्ठा करके खुद अपनी जेबों में रख लेते हैं, लेकिन बर्डन किस पे जाता है? वो सारा पुअर पीपल पे जाता है। जिसकी अक्सर मैं एक एग्जांपल देता होता हूँ, जब एफबीआर के ऑफिसर्स को भी पढ़ा रहा होता हूँ उधर भी ये देता हूँ कि एक मैन्युफैक्चरर है, सपोज उसने 1,00,000 सोप का पैकेट उसने तैयार किया। 1,00,000 सोप का पैकेट तैयार करके उसने मार्केट में जब बेचा तो मार्केट में उसने 50,000 की इनवॉइस काटी के सेल टैक्स के थ्रू, और 50,000 आउट ऑफ द बुक्स जो है कैश पे उसने बेच दिया। अब जब वो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर सब साथ मिले थे, और मिलते हुए जब रिटेलर के पास आया, तो जब एंड कंज्यूमर लेने गया तो उस पे उसने देखा कि सोप पे एक प्राइस लिखी हुई है और प्राइस के साथ लिखा हुआ है इतना सेल्स टैक्स है। तो वो उसने सेल टैक्स समेत रिटेलर को पे कर दिया। अब रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और जो मैन्युफैक्चरर था उसने मिलके एंड कंज्यूमर से तो पूरे 1,00,000 पैकेट पे टैक्स इकट्ठा किया, लेकिन गवर्नमेंट को कितना दिया? 50,000 पैकेट पे। तो 50,000 पैकेट का वो ये सब मिलके आपस में बांट के खा गए। तो अब जो पुअर पीपल था, जो कंज्यूम करने वाला था, मिडिल क्लास या था, उसने तो वो पूरा टैक्स दे दिया। लेकिन अब क्या हुआ, इस तरह इनडायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में जब होता है तो फिर उसमें एक तो गवर्नमेंट को कम रेवेन्यू जाता है, उसके बावजूद गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो कलेक्शन ज़्यादा है। और दूसरा क्या होता है, बीच में जो कलेक्टिंग एजेंसीज हैं, कलेक्ट्स कर रहे होते हैं, वो सारे बीच में उसको शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो पुअर पीपल पे बर्डन और मज़ीद बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये जो हमारा पाकिस्तान का टैक्स स्ट्रक्चर है, वो पुअर से तो टैक्स ले रहा है, लेकिन वो जितना पुअर दे रहा है उतना पूरा गवर्नमेंट के पास भी नहीं जा रहा, बीच में कटता जा रहा है। तो अगर हम सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एग्रीकल्चर नियर टू नील है, आपको पता है। ये देखें, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन मैंने दी है जिसमें इनकम टैक्स बहुत कम है। इंडस्ट्री जो है वो भी आलमोस्ट कोई 25% पे कर रही है, और सर्विसेज वाले क्योंकि वो गवर्नमेंट के उसमें जंगल में हैं कि वो उनको सैलरी मिलनी तब जब टैक्स काट ले, तो आप ये देखें कि इसका कोई 55% जो है जिसमें सर्विसेज, सैलरी ये लोग देने वाले जो हैं उसमें टैक्स उनका कटता है। तो इसी तरह ये टैक्स बर्डन की मैं बात करें कि कौन ज़्यादा पे करता है, ये सैलरीड क्लास जो है ये देखें 45 पे जा रही है। कंज्यूमर जो है हालांकि वो भी टैक्स देता है, वो 40 पे है, और कुछ उसका बेचारे का चोरी हो जाता है, कुछ गवर्नमेंट को चला जाता है। और जो वेल्थी एलीट है वो सिर्फ 15% टैक्स देती है। हालांकि जो टैक्स थ्योरी है वो ये है कि वेल्थी एलीट जो है वो टैक्स दे और उससे निज़ाम में गवर्नमेंट और गरीब को भी सपोर्ट किया जाए, लेकिन इधर काम उल्ट चल रहा है। ये हमारा टैक्स सिस्टम जो है वो एलीट को पार रहा है गरीब बंदा। अब एलीट कैप्चर्स द टैक्स सिस्टम को किस तरह से उसने किया हुआ है एलीट ने, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, लॉ मेकर्स जो हैं वो मोस्टली एलीट क्लास से होते हैं, उसमें गरीब आदमी का तो काम नहीं है। तो वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो टैक्स एग्जेम्पशंस की शक्ल में ले जाते हैं कि लॉ इस तरह से बनाए जाते हैं कि जो एलीट क्लास है उसको एग्जेम्पशन मिल जाए और वो टैक्स के नेट में ना आए। जैसे कि हज़ारों एकड़ के जो ज़मींदार हैं, बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, उन पे इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो उनको टैक्स नहीं है, ये लॉ बना हुआ है। और इसी तरह वीक टैक्सेशन ऑफ रियल स्टेट एंड एग्रीकल्चर, ये भी उसी में आता है कि इसमें जो ज़्यादा, अगर आप देखें कि सबसे ज़्यादा किसके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, तो आपको ये एलीट नज़र आएगी जिसको इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन है। और इसी तरह रिपीटेड अमनेस्टी स्कीम एंड रिवार्ड ऑफ द नॉन कंप्लायंस, के अमनेस्टीज़ जो आती हैं, जब देखते हैं कि नहीं जी अब इनको ज़रूरत है कि कुछ वाइट मनी कर ली जाए, तो फिर अमनेस्टी आ जाती है। और अमनेस्टी में वेरी लो रेट पे टैक्स पे करने के बाद लोगों को अमनेस्टी दे दी जाती है, जिससे उसका सारा काला धन जो है वो वाइट हो जाता है, और इस तरह से वो भी सिस्टम में आ जाते हैं।
अब पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो टैक्सेशन सिस्टम है, इसमें वेल्दी एलिट्स इन्फ्लुएंसेस द टैक्स लॉज एंड एग्जेम्पशंस, ये मैंने आपको जैसे कि बताया, और मैनी लॉ मेकर्स बिलोंग टू द सेक्टर दैट आर आइदर अनटैक्स्ड आर लाइटली टैक्स। तो ज़्यादा एलीट जो लॉ मेकर हैं, जिन्होंने टैक्स इकट्ठा करना है, वो किस क्लास से तल्लक रखते हैं? जो कि टैक्सेबल ही नहीं है, या तो उस पर टैक्स ही नहीं है या फिर बहुत कम टैक्स है, लाइट टैक्स है। इसी तरह वीक पॉलिटिकल विल बी द टैक्स द पावरफुल, तो उसको जो है टैक्स में जब लाएंगे तो इस तरह से हमारा इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। तो जो की अनटैक्स्ड और अंडर टैक्स सेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, ये मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि लार्ज स्केल एग्रीकल्चर, जो लार्ज कारपोरेशंस का काम करती हैं। अब उसमें क्या है कि हर जो ग्रुप है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने अपनी एक कारपोरेशन, एक एग्रो बेस बनाई है कंपनी। उस एग्रो बेस कंपनी का क्या काम करते हैं, उसमें वो लाते हैं सारा अपना धन, जो उधर का मुनाफा होता है वो उसके साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं, और ट्रांजैक्शन करने के बाद वो टैक्स से एग्जैम्प्ट है, तो इस तरह से उसकी एग्जैम्पशन क्लेम कर लेते हैं। आप अगर देखेंगे जितने भी ग्रुप्स हैं इंडस्ट्रीज़ के, वो सब ने अपना एक एग्रो बेस बनाया है और जिसमें वो सारा पार करते हैं। इसी तरह रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टी स्पेकुलेशंस की जो बातें होती हैं, उसमें जब आते हैं तो आपको पता है कि जहाँ भी हम जाएं, इवन के एफबीआर ने रेट उसके किए हुए हैं फिक्स जगह के, लेकिन फिर भी उसमें रेट में बहुत डिफरेंस होता है। और उस डिफरेंस से क्या होता है कि लोग जो है उसको उससे ओब्लाइज होते हैं कि अगर 3 करोड़ का प्लाट है, उसकी एफबीआर का जो रेट है उसमें वो तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख है, तो बाकी जो उसमें डिफरेंस होगा 170 का, वो उसमें ब्लैक मनी उसमें हो जाएगी। तो ये भी है। इसी तरह होल सेल एंड रिटेल ट्रेड्स जो हैं, ये क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है, मैं समझता हूँ कि टैक्स अविजन में ये हेल्पफुल भी सबसे ज़्यादा होता है एलीट को, कि जितना मैन्युफैक्चरर है जो भी वो अनटैक्स चीज़ें बेचेगा इनडायरेक्ट टैक्स की मदद से, जैसे कि सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी, तो वो इनके थ्रू जो है ना अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में बेचेगा। तो उससे क्या होगा कि पैसा टैक्स तो पुअर आदमी कंज्यूमर देगा, लेकिन होलसेलर और रिटेलर जो हैं ये इसको हेल्पफुल करेंगे कि वो जो मैन्युफैक्चरर है उसका अनटैक्सड माल बेच दे और उस पर टैक्स भी इकट्ठा कर लें। ये टू वे स्वाड है कि उस पर एक तो टैक्स गरीब आदमी देता है और वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, बल्कि वो रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उसका जो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर मिल के जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। इसी तरह आप देखते होंगे कि ये मैन्युफैक्चरर जो हैं अमीर दिन ब दिन अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब दिन ब दिन पिसता जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन सेक्टर को कंट्रोल किया जाए, और ताकि ये है कि लोगों का जो टैक्स अविजन तो एक अलहदा से बात है, लेकिन गवर्नमेंट लोगों का दिया हुआ टैक्स जो है वो जो खा जाते हैं उससे भी बचाया जाए। और इसी तरह इनफॉर्मल जो सर्विस सेक्टर है, जो कैश मनी लेते हैं और सर्विस में भी हैं, वो भी बहुत सारे लोग जो है अभी प्रॉपर टैक्स पे नहीं कर रहे। हाँ, इसमें एक चीज़ है ट्रस्ट डेफिसिट। ट्रस्ट डेफिसिट भी एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी मैं अपने पिछले 3-4 लेक्चर्स में मुसलसल मुझे एग्जांपल देनी पड़ रही है कि किसी को ट्रस्ट ही नहीं है कि मेरा पैसा जो है वो सही जगह पे जाके लगेगा या नहीं लगेगा। पब्लिक परसेप्शन क्या है कि करप्शन एंड टैक्स जो है वो मिस यूज करते हैं हमारा पैसा जो हम टैक्स में देते हैं, तो इस वजह से भी लोग जो है टैक्स नहीं देते। और फिर लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द पब्लिक स्पेंडिंग, जो पब्लिक की जब पैसा इकट्ठा हो गया और अब जब स्पेंडिंग होगी इसकी, तो उसमें भी जैसे कि खबरों में हम सुनते रहते हैं, आम आया है, तो वो स्पेंडिंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है करप्शन होती है। कि कलेक्शन तो एक अफेक्ट है ही है, लेकिन जब हमने कर लिया 14,000 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया, अब उसको जब स्पेंड करना है तो स्पेंडिंग में वो पूरा जो है एक्सपेंस नहीं होता, बल्कि वो बहुत सारा जो है वो करप्शन की नज़र हो जाता है और लोगों के घरों में चला जाता है, जिससे लोगों की तिजोरियां भरती हैं। तो ये भी एक वजह है कि ट्रस्ट नहीं है कि वो प्रॉपर उसकी ट्रांसपेरेंसी से वो लगे। इसी तरह लो विलिंगनेस टू कंप्लाई वॉलंटियरली, कि वॉलंटियरली जो, क्योंकि हमने अभी दी हुई है सेल्फ डिक्लेरेशन है, तो इसमें वॉलंटियरली बहुत सारे कंप्लाई नहीं करते, तो इन्फोर्समेंट की ज़रूरत होती है उसके लिए। तो अगर हम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हमारे पास टैक्स पूरा इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन जो टैक्स इकट्ठा होगा वो भी चोरी हो जाएगा, और जो
उसके बाद बचेगा वो जब स्पेंडिंग करने लगेंगे उसमें सारा चोरी हो जाएगा, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो अंडर फंडेड होगा, उसमें क्या होंगे कॉन्सिक्वेंसेस कि फंड जो है कम लगेंगे किस पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ज़ाहिर है जब उसमें फंड कम लगेंगे, एक तो पहले कलेक्शन कम हुई, दूसरा कलेक्शन करते हुए उसमें चोरी हुई, कलेक्शन हो गई उसमें से लोगों ने चोरी कर ली, और फिर उसके बाद जब स्पेंडिंग हुई, स्पेंडिंग में फिर चोरी हुई। तो अब जब जो मिनिमम पोर्शन बढ़ा है उसमें फिर हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम पैसे लगे। उसकी वजह क्या है, हायर इन्फ्लेशन होगी उसकी वजह से, ड्यू टू द इनडायरेक्ट टैक्सेस के इनडायरेक्ट टैक्सेस अब लगाएं और वो भी चोरी हो जाएंगे ज़्यादातर, और थोड़े गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ग्रोइंग इनकम एंड वेल्थ इन एक्वेलिटीज़, तो फिर इनकम और वेल्थ में इन एक्वेलिटीज़ आ जाएगी। अमीर दिन ब दिन अमीर होगा और गरीब दिन ब दिन गरीब होता जाएगा, जैसा कि अभी पाकिस्तान में हो रहा है। तो ये इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो अब वीक इन्फोर्समेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का क्या सिचुएशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैसे तो गवर्नमेंट ने इकट्ठे कर लिए एंड कंज्यूमर से, लेकिन उसको खा कौन गया, बीच में मैन्युफैक्चरर खा गया, रिटेलर खा गया, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर सारे मिलके खा गए। तो इसमें लो ऑर्डर प्रोबेबिलिटी फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं उनके कम आदत होता है, उनका करते नहीं है कि ये तो ठीक काम कर रहे होंगे, हालांकि सबसे ज़्यादा टैक्स को वो चोरी कर रहे हैं। लिमिटेड यूज़ ऑफ द डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटीग्रेशन का यूज़ कम क्यों कर रहे हैं, क्यों हेजिटेट करता है रिटेलर मैन्युफैक्चरर के इसको इंटीग्रेशन नहीं होनी, क्योंकि इंटीग्रेशन से जब कोई चीज़ एक प्रोडक्ट होगी, बनेगी, उसको टोटल एंड कंज्यूमर तक जाने के लिए उसको ट्रेसिंग उसकी होगी कि कहाँ कहाँ जा रही है, तो फिर उसलिए उसमें टैक्स चोरी के चांसेस कम हैं। तो निगोशिएटेड सेटलमेंट्स एंड सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, जब कोई फंस जाता है अकाउंटेबिलिटी में आ जाता है, अगर उसने 1 अरब रुपया का फ्रॉड किया है तो वो निगोशिएशन करके उससे 1 करोड़ रुपया लेके या 2 करोड़ या 5 या 10 करोड़, मतलब उसको 10% तक मैक्सिमम करते हैं। तो हमारे बहुत बड़े बड़े जो इदारे हैं वो भी और बाकी इदारे भी उसको निगोशिएट करके छोड़ देते हैं। अब उसने क्या किया कि 90% जितना भी चोरी किया था उसको खाया पिया और मज़े किए, और 10% दे के उसकी जान छूट गई। तो इसमें अगर मैं रोल की बात करूं आईएमएफ की एंड स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स इसमें क्या क्या आते हैं इस चीज़ को करने के लिए, तो सबसे पहले तो आईएमएफ डिमांड्स रेवेन्यू बट अवॉइडेड द डायरेक्ट एलीट कन्फंट्रेशन। अब आईएमएफ कहती है जी लगाएं जी, इस तरह से आपने देखा होगा जितने भी डायरेक्टिव्स हमें आए हैं आईएमएफ की तरफ से, तो वो यही आते हैं कि जिसमें पुअर पीपल और गरीब और एंड कंज्यूमर जो है वो फंसता है, एलीट क्लास के साथ वो भी कन्फंट्रेशन नहीं चाहते। दूसरा ये है टारगेट अचीव्ड वाया इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो अब कहाँ से टारगेट हम अचीव ज़्यादा करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो ज़्यादा है, जिसका बर्डन किस पे जाता है, पुअर क्लास पे और मिडिल क्लास पे, तो वही जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है। और फिर इस चीज़ का अफसोस ज़्यादा है कि वो जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें फिर भी जो है रास्ते में सारा उस पैसे में से भी आधा चोरी हो जाता है। और जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स रिमेन पॉलिटिकली सेंसिटिव, तो जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैं उसमें भी क्योंकि हमारी एलीट जो है, उमरा जो है उसमें शामिल है जिन्होंने बनाना है, तो वो भी उसको इस तरह से करते हैं कि वो प्रॉपर स्ट्रक्चर ना हो। तो टेक्नोलॉजी एज ए सोल्यूशन अगर हम कहें कि जैसे पीओएस लगता है, हमें पता चले कि एग्जैक्ट जो इस रिटेलर ने टोटल जो जितने सोप बन के आए थे इसकी शॉप पे क्या उसने टोटल बेचे हैं, तो जब हम उसके लिए पीएस लगाते हैं तो फिर उसके लिए एहतजाज शुरू हो जाता है और वो जो है ना उसमें कंट्रोल नहीं हम कर सकते। तो इसके लिए भी ये ज़रूरी है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है टीटीएस हमारा वो अफेक्टिव होना चाहिए, ताकि प्रोडक्शन से लेके एंड कंज्यूमर तक उसको वॉच किया जाए और इन्फोर्समेंट उस पर अच्छी की जाए। फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग एंड पीओएस इंटीग्रेशन इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, जो मैंने एक आपको सोप की एग्जांपल दी, इसी तरह से ये तो एक एग्जांपल दी है ना, तो हज़ारों चीज़ों में ऐसे होता है कि एंड कंज्यूमर से टैक्स ले लिया जाता है लेकिन गवर्नमेंट को नहीं जाता, तो वो ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी। इसी तरह डाटा लिंकेज जो है वो बैंकों के साथ, प्रॉपर्टी और नादरा, ये सारे सिस्टम्स के साथ जब किया जाएगा डाटा, तो इसमें से ये देखा जाएगा कि कौन कितना एक्सपेंस कर रहा है और कितनी कमाई पे वो टैक्स दे रहा है, तो ये भी इसमें हेल्पफुल होगा जब हम इसको करेंगे। तो अगर पॉलिसी रोड मैप की मैं बात करूं कि आप कहेंगे कि ये तो आपने बता दिया कि कौन टैक्स नहीं देता और ये
किस वजूहात क्या हैं, तो इसकी पॉलिसी क्या, पॉलिसी भी के लिए भी तो रोड मैप दें ना। तो वो क्या होगा, टैक्स हम करेंगे वेल्दी प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन जो है उसको अफेक्टिवली टैक्स किया जाए ताकि प्रॉपर टैक्सेशन इकट्ठी हो। रिमूव अनजस्टिफाई एग्जाम्पशंस, जो एग्जाम्पशंस दी हुई हैं जो कि जस्टिफाई नहीं करती, कि उम्रा जो है एग्जाम्पशंस में अवेल कर रहे हैं और टैक्स प्रॉपर नहीं दे रहे, तो उसको ख़त्म किया जाए और स्ट्रेंथन किया जाए एफबीआर को, ऑटोनॉमी को एंड ट्रांसपेरेंसी को। तो ट्रांसपेरेंसी और ऑटोनॉमी के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऑटोमेशन पे मैक्सिमम जब आएंगे तो ऑटोमेशन जो है ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें उसमें निकालेगी और वो जो एग्जैक्ट सिचुएशन है उस पे हमको पहुंचाएगी। तो इसकी कंक्लूजन की हम बात करते हैं, तो दिस इशू इज़ अ पॉलिटिकल विल नॉट अ कैपेसिटी। तो कैपेसिटी की इशू नहीं है, कैपेसिटी हमारे पास है, हम टैक्सेस इकट्ठे कर सकते हैं, हम ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं जितना हम कर रहे हैं, इससे डबल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्या हमारी पॉलिटिकल विल है इसको करने की, अगर है तो फिर हम कर जाएंगे, कैपेसिटी का कोई इशू नहीं है। दूसरा, फेयर टैक्सेशन इज़ एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक जस्टिस। तो जो इकोनॉमिक जस्टिस है उसके लिए फेयर टैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। अगर फेयर टैक्सेशन नहीं होगी तो इकोनॉमिक जस्टिस नहीं होगी, ये आपको पता है। और पाकिस्तान कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट द टैक्सिंग इट्स रिचेस्ट सिटीज़न। तो जब तक हम उम्रा को टैक्सेशन नहीं करेंगे, उनको टैक्स नहीं लगाएंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकता प्रॉपरली, और प्रॉपरली जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो ये ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये है कि उम्रा प्रोग्रेस करते जाएंगे, वो अमीर से अमीर होते जाएंगे और जो गरीब है वो पिसता जाएगा, गरीब से गरीब। डे बाई डे जैसे आप समझ रहे हैं कि डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा अगर हमने इस पर तवज्जो ना दी। तो इसमें क्योंकि आप मेरे सामने नहीं बैठे तो आपके ज़हन में कई क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो वो क्वेश्चन करने के लिए एक तो ये है कि आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, उसका मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करूं आपको, आपका सेटिस्फाई हो जाए। अदरवाइज़ आपके कोई क्वेश्चन डायरेक्ट हैं तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस सारी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। अगर आप खुद समझ गए हैं तो अब आप पे फ़र्ज़ है कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि बाकी जो लोग हैं उनको भी अवेयरनेस आए, वो भी समझें। ये हमारी बात जो है ये पॉलिसी मेकर तक चली जाए ताकि वो पॉलिसी इसके रिगार्डिंग बना सके और जो इन्फोर्समेंट है उस तक पहुंच सके, ताकि ये जो हमसे टैक्स ले के प्रॉपर गवर्नमेंट को नहीं जमा किया जा सकता, इस पे वर्किंग हो जाए तो इसको प्रॉपर स्टॉप किया जाए। लेकिन आप जब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तभी ये बात दूसरों तक पहुंचेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।